Okay, good morning, class. Good morning, ma'am. Morning. So, last class we talked about Nehru report, the last class, right? And Nehru report में मैंने आपको बताया था नेहरू रिपोर्ट क्या थी. अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. लेट एवरीवन ज्वाइन एंड देन विल कंटिन्यू, क्योंकि बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं अभी. चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट. सो नेहरू रिपोर्ट में वी टॉक्ड अबाउट कि नेहरू रिपोर्ट एक तरह का एक चैलेंज दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, और जिसमें जो मेन हमने नाम लिया था लॉर्ड बिरकनहेड का नाम लिया था. ठीक है, तो इट वाज अ चैलेंज गिवन बाय ब्रिटिशर्स टू इंडियंस कि वो अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन अब खुद प्रिपेयर करे. तो एक तरह का वही आंसर था. इट वाज एन आंसर टू द चैलेंज. ठीक है. और देन इंडियंस केम अप विद नेहरू रिपोर्ट. सो एक कमेटी बिठाई गई थी. द कमेटी वाज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, and it also included तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जी.आर. प्रधान, एम.एस. एने एंड अली इमाम. ठीक है. उसके अलावा हम आगे बात कर रहे थे, तो मैंने इनके प्रोविजंस आपसे डिस्कस किए थे. क्या क्या प्रोविजंस जो है नेहरू रिपोर्ट में बात करी थी. डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी. अभी तक फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी. ठीक है. इन्होंने एक तरह से रिजेक्ट किया था, एक तरह से इन्होंने अपोज किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, एंड दे डिमांडेड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट्स, बट एट द सेम टाइम उन्होंने डिमांड किया था रिजर्वेशंस के लिए. सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशंस के लिए जो है उन्होंने डिमांड किया था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. ठीक है. ऑल्सो लिंग्विस्टिक प्रोविजंस की डिमांड की थी, एंड इन्होंने काफी ज्यादा अगेंस्ट थे कि आप लोग रिलीजन के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड ना करके लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा. कुछ फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी. सो वो कुछ फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी. रिप्रेसिव गवर्नमेंट की बात करी थी. सेंटर में और प्रोविंसेस में रिप्रेसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए. ठीक है. कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को जो है फुल प्रोटेक्शन दी जाए ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे हमारी कंट्री में माइनॉरिटी में थे इंडिया में. सो उनके जो है इंटरेस्ट की बात कर रखी गई. ठीक है. ऑल्सो दे टॉक्ड अबाउट रेजिड्यूअल पावर्स. उन्होंने बोलते जो रेजिड्यूअल पावर्स हैं वो सेंटर के पास रहेंगी. रेजिड्यूअल पावर्स मैंने आपको समझा दी कि वो पावर्स होती हैं जो वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना ही सेंटर के अंदर आते थे ना ही स्टेट के अंदर आते थे, बट बाय डिफॉल्ट उन्होंने बोला कि अगर जो सब्जेक्ट्स ना ही सेंटर के अंदर आ रहे हैं ना ही स्टेट के अंदर आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये सब्जेक्ट्स किनके अंडर आने चाहिए, ये सब्जेक्ट सेंटर के अंदर ही आने चाहिए. प्रेजेंटली भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज की डेट में भी हमारी जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं वो सेंटर के अंडर ही रहती हैं. ठीक है. एंड उस टाइम पर भी यही चीजें जो थी इन्होंने डिमांड करी थी. देन दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन. स्टेट्स को रिलीजन के बेसिस पर नहीं डिवाइड करना, ये सारी बातें इन्होंने कही थी. तो ये था हमारा आपका नेहरू रिपोर्ट. एक और बात इन्होंने कही थी वैसे बाय कैमरल लेजिस्लेचर की. मतलब क्या था? मतलब था आपका जो एक तरह से आपका जो लेजिस्लेचर होना चाहिए उसके दो हाउसेस होने चाहिए. दैट इज अपर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा. अपर हाउस एंड लोअर हाउस. तो उन्होंने बोला जो आपके एक तरह से लेजिस्लेचर होना चाहिए, ठीक है, सेंटर में, उसका कुछ स्ट्रक्चर या उसको हम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसका एक अपर हाउस भी होना चाहिए जिसको हम राज्यसभा के नाम से बुलाते हैं, और उसका एक लोअर हाउस भी होना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात भी की थी. क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट की बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए.
ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है आपका नेहरू रिपोर्ट के कुछ ये प्रोविजंस यहाँ पे डिस्कस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, अब नेहरू रिपोर्ट बन तो गई, हो तो गया सब कुछ, लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या आया, रिस्पॉन्स क्या था नेहरू रिपोर्ट का, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो अब रिस्पॉन्स क्या बैठा इसका, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया नेहरू रिपोर्ट एक तरह से एक ऐसा रिपोर्ट था, एक अपना इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, कुछ अपने प्रोविजंस रखे थे, लेकिन इनका रिस्पॉन्स क्या आया, इनका रिस्पॉन्स ये आया कि सबसे पहली चीज जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात थी, मुस्लिम्स और हिंदू मुस्लिम्स के ना उस टाइम पे बहुत झगड़े चल रहे थे, ऑलरेडी कम्युनल इश्यूज हमारे कंट्री में उस टाइम से स्टार्ट हो चुके थे काफी पहले से। तो यहाँ पर जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, दे मेट मोतीलाल नेहरू। मैं आपको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो मुस्लिम लीडर्स जो थे, मुस्लिम लीडर्स मेट मोतीलाल नेहरू एट दिल्ली and suggested a few proposals. सिंस वहां पे ऑलरेडी कम्युनल राइट्स चल रहे थे, और यहाँ पर जो था मुस्लिम लीडर्स कुछ बैठे मिले, कहाँ पे मिले थे, दिल्ली में मिले, किससे, मोतीलाल नेहरू से मिले, और इन्होंने दे केम अप विद फ्यू मोर चेंजेस। ठीक है, दे केम अप विद फ्यू प्रपोजल्स एंड इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इनका नाम दिया था, सिंस ये दिल्ली में मिले थे, सो इन प्रपोजल्स का नाम था दिल्ली प्रपोजल्स। अब देखो आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको, दिल्ली प्रपोजल्स किसके रिलेटेड था, या दिल्ली प्रपोजल किस रिस्पॉन्स पर आया था, सो वो आए थे नेहरू के, नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स पर आया था। ठीक है, किन दो लोगों के बीच में जो था ये साइन हुआ था, सो इट वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम लीडर्स एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और दिल्ली प्रपोजल कहाँ पर हुआ था, ये तो उस नाम से इट यू कैन गेस कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेशन में इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने, मुस्लिम लीडर्स ने बोला, क्योंकि दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दीज प्रोविजंस, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स लेके आए, और ये आपके कौन से सेशन में एक्सेप्ट किए गए थे, ये मद्रास सेशन में। एक और क्वेश्चन इसका थोड़ा बन जाता है। सो दीज दिल्ली प्रपोजल्स वर आल्सो एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। ठीक है, ये कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिए थे, और कहां पर एक्सेप्ट किए थे, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एट मद्रास सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसी लाइन में, इसी 3-4 लाइनों में तुम्हारे पास 4-5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस हिसाब से चीजें पढ़ा करो, थोड़ा तुम्हें याद भी रहे। ओके, तो अब ये प्रपोजल्स थे क्या, ये देख लेते हैं। हमारे पास इन्होंने हमें 3 प्रपोजल्स जो हैं दिए। सबसे पहला इन्होंने कहा कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो दी जाए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो है इतनी रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दी जाए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बोली, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की कहां पर और रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इन पंजाब एंड बंगाल,
in proportion to population. मतलब सिंस पंजाब और बंगाल वाज हाईली हिंदू मेजोरिटी एरिया, तो इन्होंने स्पेशली बात करी कि यहाँ पे मुस्लिम्स की जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, और जितनी पॉपुलेशन है उतने हिसाब से जो है इनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। थर्ड प्रोविजन जो इन्होंने बोला था, इन्होंने कहा था फॉर्मेशन ऑफ 3 new provinces, formation of 3 new provinces within Muslim majority. मतलब जहां पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी ज्यादा है वहां पर जो है आप 3 नए प्रोविंसेस बनाओ। वो 3 नए प्रोविंसेस कौन कौन से बोले इन्होंने बनाने को? एक बोला सिंध, एक बोला बलूचिस्तान, और तीसरी इन्होंने बात करी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो दिल्ली प्रपोजल्स में इन्होंने हमें ये 3 चेंजेस दिए, और ये चेंजेस क्या थे? लेट्स रिवाइज। सबसे पहली बात करी इन्होंने, बोला 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है मुस्लिम को देनी जानी चाहिए, ठीक है। सो 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। दूसरी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। मतलब आप इतना याद रख लेना कि ये जो 3 प्रोविजंस थे ये मुस्लिम लीडर्स ने जो है मोतीलाल नेहरू के साथ बैठकर लेके आए थे, और मुस्लिम लीडर्स ने लेके आए थे, इसलिए ये 3 प्रपोजल्स किनके बेस पे थे या किसके ऊपर थे? ये मुस्लिम्स के ऊपर ही थे, ठीक है। तो पहला था कि इनको इतनी रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बोली कि पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन उतनी देनी चाहिए इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। और तीसरी इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स की मेजोरिटी जहां पर है उस हिसाब से भी 3 नए प्रोविंस जो है वो बनने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो थी इन्होंने दिल्ली प्रपोजल्स में बात करी जब नेहरू रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट लेकर आई, प्रस्तुत करी, एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको लिखवाया था दीज प्रपोजल्स वर एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस ने तो इनको एक्सेप्ट किया था, लेकिन अपोज किसने किया था? सो अपोज्ड बाय, दीज प्रपोजल्स वर अपोज्ड बाय हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। Basically not these all the 3 proposals were not opposed by Hindu Mahasabha, but सिर्फ ये थर्ड वाला जो था, सिर्फ ये थर्ड वाला जो प्रपोजल था, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, और उनको जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की भी जो बात करी गई थी बंगाल और पंजाब में। सो ये 2 प्रपोजल से दे वर नॉट सेटिस्फाइड, हिंदू महासभा वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो उन्होंने इन 2 प्रपोजल्स के बेसिस पर जो है इसको अपोज किया, ठीक है। एंड इन्होंने कहा कि हम जो है अपनी कंट्री को रिलीजन के बेसिस पे कभी डिवाइड नहीं करेंगे, इनका ये मानना था। और इन्होंने कहा था कि आप मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो पंजाब और बंगाल में, आप एक तरह से कम्युनल राइट्स और बढ़ा रहे हो, हम ये चीज कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि दे ऑलवेज बिलीव्ड एक हमारा यूनिटरी सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम चलता आ रहा है जहां पर प्रॉपर ऐसा हम रिलीजन के बेसिस पे एटलीस्ट अपनी स्टेट को, अपनी कंट्रीज को डिवाइड नहीं करेंगे। एक इन्होंने अपना होल्ड रखा किस पे? यूनिटरी सिस्टम पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये था आपका दिल्ली प्रपोजल्स की बात करी, और किसने अपोज किया, किसने इसको एक्सेप्ट किया, क्वेश्चन बन सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, सिंस इन्होंने अपोज किया था, तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कैलकाटा
कैलकाटा में हुई गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1928 में हुई। ठीक है, तो जो कॉन्फ्रेंस एक हेल्ड हुई थी कैलकाटा में, ये बिठाई गई। ठीक है, और इसने जो है जो थोड़ी बहुत जो प्रोविजंस एक पार्टी नहीं मान रही थी, दूसरी ने माना, तीसरी ने नहीं माना, इस तरह से जो थोड़े बहुत प्रोविजंस चलते आ रहे थे, इन लोगों ने वो बैठ के डिस्कस किए। ठीक है, प्रॉपर इन्होंने रिपोर्ट डिस्कस करी, और रिपोर्ट में जो थे हमारे जिन्हा ने जो था कुछ और अमेंडमेंट्स लाई। सबसे पहले तो उन्होंने सिर्फ 3 अमेंडमेंट्स लाए थे। ठीक है, 3 अमेंडमेंट्स लाए रिपोर्ट में, और इन्होंने कहा कि सिंस ये जो 3 अमेंडमेंट्स थे, ये हम आगे जिन्ना 14 पॉइंट्स में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि पहली बात तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम्स की है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में होनी चाहिए। ठीक है, सेम बात इन्होंने भी कही। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन पंजाब और बंगाल में देनी चाहिए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, ये बात भी इन्होंने कही। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, जो हमने नेहरू रिपोर्ट में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? हमने बोला था नेहरू रिपोर्ट में जो रेजिडुअल पावर्स हैं सेंटर के पास रहनी चाहिए। यहाँ पर जिन्हा ने बोला नहीं, रेजिडुअल पावर्स सेंटर के पास नहीं रहनी चाहिए, बट कहां पर? प्रोविंसेस के पास रहनी चाहिए, स्टेट्स के पास ये पावर्स होनी चाहिए। ये बात जिन्हा ने कही थी अपनी रिपोर्ट में। और इसमें हुआ क्या? सिंस दीज डिमांड्स वर नॉट मेट, ठीक है, और ये डिमांड नहीं मानी गई थी, तो जिन्हा इसके बाद आते हैं हमारे पास 14 और पॉइंट्स के पास, जिनको हम बोलते हैं जिन्हा 14 पॉइंट्स। ये 3 डिमांड्स और बोली गई, ये भी नहीं मानी गई थी। ठीक है, और इसके बाद जिन्हें आते हैं हमारे पास 14 पॉइंट्स, इन्होंने और 14 पॉइंट्स दिए। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो कब दिए? मार्च 1929 में। ठीक है, और बेसिकली दीज 14 पॉइंट्स दिस सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ ऑल फ्यूचर एजेंडा ऑफ द लीग। तो मतलब कि इन्होंने ये जो 14 पॉइंट्स आए थे, जो जिन्होंने दिए हमें ये 14 पॉइंट्स, आपको आगे देखने को मिलेगा कि कहा था कि कैसे ना। हाँ जी, रेसिडुअल पावर्स मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ना मैम, रेसिडुअल पावर तुमने कहा था कि स्टेट पे रहने चाहिए मैम। क्या क्या? रेसिडुअल पावर्स वाला पॉइंट मैम, जिन्ना इन्होंने था, जिन्होंने बोला कि रेजिडुअल पावर्स जो हैं सेंटर के पास ना रह के स्टेट के पास रहनी चाहिए। ये अमेंडमेंट दी थी इन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जब हुई कैलकाटा में, और जिन्होंने 3 अमेंडमेंट्स लेके आए थे। बाकी 2 सेम थी जो मैंने ऊपर पढ़ाई आपको, दिल्ली प्रपोजल्स वाली। लेकिन तीसरा अमेंडमेंट इन्होंने क्या दिया कि जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो सेंटर के पास ना रह के स्टेट के पास जानी चाहिए। ठीक है, और फिर ये चीजें भी नहीं मानी गई, एंड देन जिन्हा केम विद हिज 14 पॉइंट्स, जिनका नाम दिया हमने जिन्हा 14 पॉइंट्स। और आपको आगे देखने को मिलेगा कैसे ये 14 पॉइंट्स जो थे इट लेड, या फिर जिन्हा जब थे मुस्लिम लीग के, आपको पता है लीडर माने गए थे, और काफी ज्यादा इन्होंने पार्टीशन में, हमारी कंट्री की पार्टीशन में जिन्हा ने जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान का अलग स्टेट, अलग कंट्री फॉर्म होना, सो जिन्हा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। ठीक है, तो लेट्स सी अब जिन्हा 14 पॉइंट्स थे क्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब जिन्हा 14 पॉइंट्स। सो देखो, सबसे पहला जिन्हा ने 14 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया
सो सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने दिया दैट वाज फेडरल। मैम ये 14 पॉइंट्स वाला प्रपोजल भी रिजेक्ट हुआ था क्या मैम? हाँ जी, ये 14 पॉइंट्स वाला प्रपोजल भी रिजेक्ट हुआ था मैम? हाँ ये 14 पॉइंट्स वाला प्रपोजल जो है, हाँ ये रिजेक्ट हुआ था। लेकिन जो है हमें आगे देखने को मिलेगा कि कैसे किस तरह से इसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। जिन्ना के तो जितने भी प्रपोजल्स थे, इन्होंने लास्ट तक यही डिमांड करी थी कि हमें जो है अलग ही स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। लास्ट तक ये डिमांड करते आ रहे थे, और ये जो डिमांड थी ये लास्ट तक मानी नहीं गई थी, एंड तक ये डिमांड नहीं मानी गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्ना के पॉइंट्स को भी मतलब नहीं माना गया था, और एंड तक उनका जो एक डिमांड था पाकिस्तान हमें अलग से कंट्री चाहिए, वो भी नहीं माना मैम गया था। हाँ जी, ये पढ़ा है मैम, ये पढ़ा है मैम, हमसे थोड़ी सी हाँ हिस्ट्री जब पढ़ा थे तो कहते थे कि जिन्ना ने ज्यादा रोल प्ले किया मैम इसमें हाँ, सेपरेशन में। जिन्ना ने बहुत फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि और आपका आप आगे देखेंगे, हम जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन भी आपका किन बेसिस पर हुआ था, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे हमारे पास हिंदू मुस्लिम्स के दंगे फसाद बहुत ही ज्यादा चल रहे थे, और ये भी मतलब सुना था नेहरू जी मैम का कि मानना था कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, या तो हम मरने दें हिंदू मुस्लिम्स को, या तो फिर हम पार्टीशन करवा दें। तो उनको कोई भी सोल्यूशन जो है दिख नहीं रहा था। अगर हिंदू मुस्लिम्स के को बचाना था या अपने भाई बंधुओं को बचाना था, एक ही ऑल्टरनेटिव था उस टाइम पे, वो था पार्टीशन। और पार्टीशन को रोकना था तो एक ही ऑल्टरनेटिव था, वो था इनको मरने दो, जो लोग मर रहे हैं उनको मरने दो रिलीजन के नाम पे। तो ये बहुत बड़ा एक लूप होल था हमारी इंडियन हिस्ट्री में, और गांधी जी ने भी इसको काफी क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो जिन्ना ने जो था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसी पार्टीशन में। आगे बढ़ते हैं। मैम ये मोहम्मद जिन्ना है ना? हाँ जी, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब जिन्ना ने 14 पॉइंट्स क्या दिए, सबसे पहले आ जाते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद, मैंने आपको क्या बताया, रेजिडुअल पावर्स विद प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के पास जो है रेजिडुअल पावर रखने की बात जिन्ना ने कही। ठीक है, अगला चलते हैं। अगली बात इन्होंने बोली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो मतलब प्रोविंसेस में जो है उनको एक पूरा का पूरा होल्ड देना चाहिए, अपना डिसीजंस अपने हिसाब से लेने का। ठीक है, स्टेट्स को ये राइट होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले पाए, ये बात उन्होंने जिन्ना ने करी थी। तीसरा इन्होंने बोला था नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स by the center without commencement of state। सो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटर कोई भी चेंज ऐसा ना करे, और बिना स्टेट की परमिशन लिए, बिना स्टेट को कंसीडर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस लेने हैं तो स्टेट का कंसिडरेशन, स्टेट को एक तरह से पूछना मांगना बहुत जरूरी है, ये चीज इन्होंने कही। दूसरा इन्होंने बोला जितने भी लेजिस्लेचर और इलेक्टेड बॉडीज हैं इनकी, लिख लो, ऑल legislatures and elected bodies must have proper representation of Muslims in every province। तो इन्होंने बोला
कि जितने भी इलेक्टेड बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, उनको क्या है, उनके पास मुस्लिम्स का वहां पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर प्रोविंस में। तो ये बात इन्होंने कही थी। बेसिकली मुस्लिम्स को एक तरह से मुस्लिम्स के राइट्स के लिए, मुस्लिम्स के से के लिए ये बहुत इन्होंने रखी अपनी बात, बहुत आगे तक रखी। बट पता नहीं क्यों बाद में जो है ये एक ही चीज पर अटक गए, वो थे पार्टीशन पे। और पार्टीशन जो है एट द एंड करवानी पड़ी, और उसके भी अलग अलग रीजंस थे। तो मतलब मुस्लिम्स के लिए इन्होंने काफी जो है हमारी कंट्री में एक पार्टी लेकर आए थे। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेकर आए, और उसी के बेसिस पर जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो उनके राइट सामने रखी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एडिक्वेट representation to Muslim in service and in self-governing bodies. So Muslims का representation वहां पर भी होना चाहिए, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में और सर्विसेज में भी मुस्लिम्स को एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स कौन थे, माइनॉरिटी में ऑलरेडी थे। ठीक है। 1/3 reservation in central legislature. सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स का 1/3 रिजर्वेशन की बात करी, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। 7th इन्होंने बोला सेम 1/3 रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन एनी फ्यूचर कैबिनेट। कल को कोई भी कैबिनेट तैयार होता है, वहां पर भी मुस्लिम्स को 1/3 रिजर्वेशन देना है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है मुस्लिम को ही वोट करेगा, हिंदू जो है हिंदू को ही वोट करेगा। फिर इन्होंने बात करी नो बिल और रेजोल्यूशन, नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर to be passed if 3/4 of any minority community opposed या opposes that bill। तो ये बात इन्होंने कही कि कोई भी बिल या कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए अगर एक आपके उसमें कम्युनिटी में या लेजिस्लेचर में जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी इतनी 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी वो बिल पास नहीं करती है, तो कोई बिल पास नहीं होना चाहिए। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में कही थी। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी की। मतलब क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी मतलब क्या बात करा इन्होंने, बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन करानी है टेरिटरी की, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, एनी टेरिटोरियल redistribution, any territorial redistribution not to affect Muslim majority in Punjab, Bengal, मेजॉरिटी है कि सॉरी माइनॉरिटी? मुस्लिम माइनॉरिटी in Punjab, Bengal and North Western Frontier Province। तो इन्होंने बोला कि कोई भी तुम टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन करो, कोई नई टेरिटरी बना रहे हो, सॉरी
ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है ना मैम, इसमें कौन सी प्रोविंस आती थी मैम? आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में देख लो ना, ये आपका सारा इस साइड का जो पंजाब के दूसरी साइड पे जितना भी एरिया आ जाता है वो सारा आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पे आता है। आप जैसे मैप में देखोगे, अगर मैं आज के इंडिया के हिसाब से कहाँ कहाँ तक मतलब फैलता था वो आज मैम? की नॉर्थ जगह वेस्ट के में हिसाब से गुजरात। पहले पहले तो ये था तुम्हारा मतलब जितना भी पाकिस्तान का जो एरिया है ना सारा, ये था सारा वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में आ जाता है। लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये वाला एरिया आ जाता है। और अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए, पहले ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से देखा जाए, तो ये आपका सारा जो है पाकिस्तान वाला एरिया मतलब इंक्लूड हो जाता है उसमें सारा। ओके मैम, ठीक है, यस मैम। उसके अलावा हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये टेरिटरीज इफेक्ट नहीं होनी चाहिए जहां पे मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है। फिर इन्होंने कहा सेपरेशन, सिंध को सेपरेट करो बॉम्बे से, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है। 12th इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। 13th इन्होंने बोला रिलीजन को फुल फ्रीडम दी जाए, फुल रिलीजन फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज। और लास्ट इन्होंने क्या बात बोली, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। सो बेसिकली मुस्लिम की राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। सो ये 14 कुछ इन्होंने आपके जिना के 14 पॉइंट्स इस तरह से थे। मुस्लिम्स की काफी वाला राइट बताना, 14th वाले। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स, मुस्लिम की जो राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन की बात करी गई, रिलीजन में, कल्चर में, एजुकेशन में और लैंग्वेज में। ठीक है। अब ऑब्वियसली इन सब में अगर मैं बात करूं, इन सब में भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ यंग एलिमेंट्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे विद नेहरू रिपोर्ट से, भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे और इससे भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, बट ऑब्वियसली जिना 14 पॉइंट से भी। नेहरू रिपोर्ट से देखो आईएनसी के कुछ ऐसे यंग एलिमेंट्स क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको तभी जब मैं पढ़ा रही थी मैंने एक बात करी थी कि नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला था, दे डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस। ये देखिए उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी जो है फुल फ्रीडम की बात नहीं की और स्वराज की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। तो यहाँ से कुछ आईएनसी के भी कुछ यंग एलिमेंट्स दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। ठीक है। और इसी को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसी को ही एक्सेप्ट करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मतलब इन्होंने काफी ज्यादा जो है आगे बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप लोग हमारी ये जो रिपोर्ट्स है ये एक्सेप्ट कर लो या कुछ भी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बिल्कुल नहीं मानी, दे रिमेन्ड अनमूव्ड। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली ये सारा प्रोविजन, नेहरू रिपोर्ट का प्रोविजन भी मानने के लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम दिया था कि विद इन एन ईयर आप लोग हमारे ये प्रोविजंस मान लो। ऑल्दो कुछ एलिमेंट्स इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, बट स्टिल इन्होंने ब्रिटिशर्स को एक तरह का 1 साल का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिमेन्ड अनमूव्ड। इन्होंने बिल्कुल भी जो है कहीं पर भी कहा सुनी नहीं करी, दे रिमेन्ड अनमूव्ड। एंड फाइनली देखो मैंने आपको लिखवाया था, आईएनसी के सेशन हुआ था, एक लाहौर सेशन हुआ था, वापस से रिपीट कर लेती हूँ। फाइनली जो लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का, कब हुआ था, 1929 में। अगर तुम्हें याद हो किसने प्रिजाइड किया था,
जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिजाइड किया था। और इसी सेशन में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं माना था इनकी बात, दे रिमेन्ड अनमूव्ड, तो इसी सेशन में जो है कांग्रेस ने क्या डिमांड किया, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। और यहाँ पर इस दिन डिसाइड किया गया कि हम हमेशा 26 जैन 1930 नेक्स्ट ईयर जो है हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कब डिसाइड हुआ, इसलिए आपका जो लाहौर सेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेन ये दो चीजें जो है इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। सो 26 जैन 1930 वो फिक्स कर दिया गया कि हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करेंगे हर जगह, ठीक है। और इसी दिन लाहौर सेशन में ही आपका इसी दिन डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा कोई कहना नहीं मान रही है और हम क्या करेंगे, अब हम एक नया मूवमेंट लेकर आएंगे और जिसका नाम दिया था इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च करने की बात करी अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। कौन से सेशन में बात करी थी, लाहौर सेशन 1929 का जो सेशन था, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, फिर आपको आगे देखने को मिलेगा हम कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी लॉन्च हुई और कैसे उसमें गांधी जी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसी चीज में, वो क्या था, साइमन कमीशन सेटअप हुई थी, ठीक है, जिसने आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुछ रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत करनी थी। सो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट कब, 1930 में इसने रिपोर्ट सबमिट करी, एंड ऑल्सो सजेस्टेड ऑल पार्टी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन इंग्लैंड, सो इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि जितने भी आपके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इंडिया में, जितना भी जो चल रहा है, हम वो चीजें डिस्कस करेंगे हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इसमें जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, इट वाज हेल्ड, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था कब से कब तक हुआ था, 1930 टू 1931, नवंबर 1930 टू जैन 1931 तक की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये कहां पर हुआ था, ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। बेसिकली सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इंग्लैंड में हुए थे। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट इसमें आपको याद क्या रखना है, कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया था। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बॉयकॉटेड बाय कांग्रेस। और किसने अटेंड किया था, मुस्लिम लीडर्स ने अटेंड किया था, हिंदू महासभा लीडर्स ने अटेंड किया था, लिबरल्स ने अटेंड किया था, सबने अटेंड किया था, बट कांग्रेस ने